एशिया का सबसे ज़्यादा अगर कंपनी हमारे इस झारखंड में है, उनको रोज़गार ही देना होता, तो हमारे पड़ोस आपका आदित्यपुर, जमशेदपुर में भरा पड़ा है, यहाँ पे दे देता। झारखंड में जो बाहरी लोग आ रहे हैं, उसका बैरिकेडिंग लगाने के लिए खतियान आधारित सबसे पहले आपको नीति बनानी चाहिए। आरक्षित कोटे में भी यहाँ के आरक्षित के जो हकदार होते हैं, उन लोगों को भी नहीं मिल पा रहा, मजबूरन है पलायन। नमस्कार, आप सबका स्वागत है सच बोलो इंडिया में। तो आज हम हमारे साथ मौजूद है सर्जन हाइब्रू। तो खरसवां के ही नज़दीक रीडिंग दा है, वहाँ के व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ये कई सारे आंदोलन में भाग ले चुके हैं और इनकी लगभग पढ़ाई सरायकला खरसवां में ही हुई है। और ये अपनी पीजी की पढ़ाई करने के लिए रांची गए हुए थे और बीएड की पढ़ाई करने के लिए हरियाणा गए हुए थे। उसके बाद इनका तो इच्छा था कि मतलब पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेसर बनाया जाए या लेक्चर बनाया जाए, लेकिन ये राजनीति में आ गए हैं। और इनकी रुचि कैसे बनी राजनीति में आने के लिए और इनकी पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। आपको थोड़ा परिचय दे दीजिए। सबसे पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, सबको मैं और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्जन हाइब्रू और मैं एक खरसावां से सुदूर इलाका पड़ता है, रीडिंगदार नाम का एक गांव है। बस उसी गांव से हम संबंध रखते हैं। फिलहाल मैं एक शोधार्थी हूं। आज के समय में ये कहा जा सकता है कि पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूं। जयराम मातो से कब मुलाकात हुआ और कैसे मुलाकात हुआ, पहला मुलाकात कहाँ था? देखिए, बात तो सही है। मेरे जैसे और भी लोग जो है, जयराम जैसे इस जलती हुई हमारे झारखंड के परिस्थितियों से निकल कर के सामने आया, वैसे ही बहुत लोग अपने आप में मिलता गया टाइगर से जो है मिलने की कोशिश की गई। ठीक उसी प्रकार हमने भी उनकी कुछ कुछ चीज़ों को देखा, बातों को सुना। उसके बाद हमने भी कोशिश किया कि एक बार कम से कम मिल लिया जाए। उसकी बायोग्राफी को देखा कि नहीं, वो भी मेरे ही जैसे पढ़ने वाले छात्र रहे हैं। तो फिर हमने कोशिश किया। हम इनसे मिले आपका 2021 के लास्ट में। राज्य में बैठाए हैं, मुखिया बनाए हैं 2-3 चीज़ों को लेकर के। पहला, झारखंड में जो बाहरी लोग आ रहे हैं, उसका बैरिकेडिंग लगाने के लिए खतियान आधारित सबसे पहले आपको नीति बनानी चाहिए। दूसरा, बैरिकेडिंग के लिए ही, हमारे बैरियर के लिए ही हमारी भाषा और संस्कृति को कंपलसरी किया जाए, ताकि ये 2 चीज़ अगर सख्ती से लागू किया जाए, तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इस चीज़ पे खरा उतरती है, तो बाहर के जो लोग अब तक आ रहे हैं, किसी के मतलब 3rd और 4th ग्रेड के नौकरियों में जो हावी हो रहे हैं, इससे थोड़ा-सा हम लोग को राहत मिलेगा। हाँ, कल परसों भी जैसे खबर आया था पेपर में कि हमारे जो यहाँ के युवा वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। देखिए, पलायन आज का ही नहीं है, बहुत पहले से आते आ रहे हैं। और मज़ेदार बात तो ये है कि विगत आपका 7-8 साल पहले से अभी तो बहुत ज़ोर पकड़ा हुआ है। ज़ोर इसलिए पकड़ा हुआ है कि हमारे यहाँ रोज़गारें छीनी जा रही है। और रोज़गार और नौकरी दोनों छीनी जा रही है। रोज़गार प्राइवेट सेक्टर का तो बातें छोड़ दीजिए, सरकारी में भी नहीं है। जबकि आरक्षण हमारा प्राइवेट से ज़्यादा सरकारी में होता है। आरक्षित कोटे में भी यहाँ के आरक्षित के जो हकदार होते हैं, उन लोगों को भी नहीं मिल पा रहा, मजबूरन है पलायन। अब देखिए, हमारे यहाँ के लोग क्या बोलते हैं, अपनी भाषा में 2-3 चीज़ बोलते हैं। एक होता है हासू जला, दूसरा होता है रेंगे जला, तीसरा होता है प्रेम जला। नैन मतलब ये 3 जाला जो है ना, ये 3 जाला में आपको ना जाने ये समय कहाँ से कहाँ तक नहीं पहुँचा देता है। फिलहाल हमारे युवा लोग जो है अपना जीवन के लिए बहुत कुछ करने के समय में मजबूरन इन लोग को पलायन होना पड़ रहा है। ये युवाओं का अपना निजी विचार है। सरकार भी जो है इन युवाओं को बहुत तरीके से स्किल इंडिया हो या फिर अलग अलग स्किल का ट्रेनिंग कराने के बाद भी जो है 3 साल 2 साल के लिए इन लोग बाहर में प्लेसमेंट दिया जाता है। एशिया का सबसे ज़्यादा अगर कंपनी हमारे इस झारखंड में है, उनको रोज़गार ही देना होता, तो हमारे पड़ोस आपका आदित्यपुर, जमशेदपुर में भरा पड़ा है, यहाँ पे दे देता। इसका मतलब सरकार भी ये चाहती है कि यहाँ के लोग पलायन हो और यहाँ की जो खनिज संपदा है, इसका खनन और खुदाई अच्छी तरह से हो सके। तो ये बस हम इसी मकसद हमारे से। देश के ही हमारे राज्य के ही मुख्यमंत्री ऐसा क्यों चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री अंदर से कितना चाहते हैं कि नहीं चाहते, वो आप सब देख ही रहे हैं। लेकिन इसके इर्द-गिर्द में जितने भी जो अफ़सरशाही है, उन लोगों के द्वारा ही ये सब करवाया जा रहा है। और सरकार भी इस पर अपना जो जिस प्रकार से उतरनी चाहिए, बात रखनी चाहिए, वैसा नहीं रख पा रहा है। और ये जो सरकार जो है चारों तरफ से जो है आपका बाहर के जो आईएएस अफ़सर लोग हैं, आईएएस अफ़सर हालाँकि ये राज्य के या देश के सबसे बड़े इम्तिहान पास करके आते हैं, इसके लिए हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे राज्य के भी तो अफ़सर लोग हैं, आप उन लोग को रखिए। हमारे यहाँ के मूल लोग हैं, आप उन लोग को रखिए और अपने राज्य के हित में नीति बनाइए।
सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज़ के कहीं न कहीं वो जो है अभी जैसे कि कुछ-कुछ आप देख ही रहे हैं उसके चारों तरफ किस-किस प्रकार से जो है संवैधानिक संस्थाएँ पड़ी हुई है। इन सारी चीज़ों में वो भी अपने चारों तरफ से घेरे हुए तो बहुत खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार अगर अपने आप में ईमानदारी बरतती तो शायद इस प्रकार का घेरे में वो नहीं रहते। मतलब 60-40 जो नीति सरकार लाई है, इसमें कहीं न कहीं मतलब यहाँ के लोगों को बाहर भेजा जाए और बाहर के लोगों को यहाँ पर रहने के लिए मौका दिया जाएगा, इस तरह की नीति बना क्या? नहीं, नहीं 60-40 की जो नीति है वो सरकार नहीं लाई है। 60-40 की जो नीति है ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ है। और फिलहाल सरकार को जो लाना चाहिए था यहाँ का नियोजन नीति और स्थानीय नीति सरकार अपना पावर को नहीं पहचान पाई। यदि अगर वो अपना पावर को पहचान पाती तो बाबा साहब का दिया हुआ तो है ही, इसके अलावे भी जो है 40% के लिए जो है यहाँ के लोगों के लिए आरक्षित कर सकता था। 60% यहाँ के लोगों के लिए सरकार का दिया हुआ नीति नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ नीति है। यहाँ पे 40% जो बाकी रह जा रहा है, ये इस 40% के दायरे पे सरकार को अपना जो कलम से इनको नीति बनानी चाहिए था अपने लोगों के लिए, सरकार नहीं कर पा रही है।